Which shortcut key is used to update selected fields? इनमें से कौन सी की इस्तेमाल की जाती है, शॉर्टकट की है जो कि सिलेक्टेड फील्ड को अपडेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है? F9 है, सी इज द राइट ऑप्शन, F9। अच्छा, ये F की जितनी भी कीज होती हैं इन्हें फंक्शन कीज कहते हैं। फंक्शन कीज F1 से लेकर F12 तक ये फंक्शन कीज हैं। और F1 की जो होती है वो हेल्प के लिए होती है, F1। F5 जो होती है वो रिफ्रेश के लिए होती है। F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए होती है, स्पेलिंग एंड ग्रामर। थर्टी थ्री है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी? इनमें से कौन सी सबसे बड़ी इनलैंड वाटर बॉडी है? कैस्पियन सी है। मींस इसके चारों तरफ ममालिक ही हैं। जब मैंने इसका मैप आपको दिखाया था, बताया था ये कैस्पियन सी है और ये सबसे बड़ी लेक है। दुनिया की सबसे बड़ी लेक कैस्पियन सी है। नाम इसका सी है लेकिन है बड़ी, सबसे बड़ी लेक। और ये सबसे बड़ी इनलैंड वाटर बॉडी भी है क्योंकि इसके इर्द गिर्द सारी कंट्रीज हैं और ये घिरी हुई है चारों तरफ से। A person who is liable to pay zakat is known as साहिब निसाब। एक शख्स जिस पे जक़ात वाजिब हो जाती है, जो जक़ात पे करता है, उसे क्या कहते हैं? साहिब निसाब कहते हैं। डी इज द राइट ऑप्शन। हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन साइमन कमीशन? साइमन कमीशन में टोटल कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। बी इज द राइट ऑप्शन। अब साइमन कमीशन क्या था ये आपको आना चाहिए। देखिए, 1927 में बरतानिया में एक कमीशन बनाया गया था जिसमें 7 मेंबर थे, जिसका जो हेड था उसका नाम जॉन साइमन था। जॉन साइमन वाज द हेड ऑफ साइमन कमीशन। अब 1927 में बरतानिया में ये बनाया गया था। 1928 में ये इंडिया आके पहुंचा था और 1930 में इसने रिपोर्ट जमा कराई थी। ये 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। किस चीज की रिपोर्ट थी? सैमन कमीशन बेसिकली भेजने का मकसद ये था कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ठीक तरीके से बन नहीं पा रहा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करने के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है, क्योंकि उस वक्त जो कांग्रेस थी, जो कि हिंदुओं की जमात थी, मुस्लिम लीग थी, मुसलमानों की जमात थी, दोनों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन ठीक तरीके से बना नहीं था। तो इस नज्म व नस्क को सही तरह चलाना चाहते थे कि कौन से तरीके से चलाया जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करने के लिए ये साइमन कमीशन बना था 1927 में बरतानिया में। 28 में इंडिया में आया। फिर ये काम करता रहा 3 साल और 1930 में इसने रिपोर्ट जमा कराई। तो इसमें 7 मेंबर थे। बी ऑप्शन आएगा। हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड कुल हैज बीन रिपीटेड इन द होली कुरान? कुरान पाक में कुल का जो वर्ड है वो कितने दफा रिपीट हुआ है? मोर देन 200 टाइम्स। 200 से ज्यादा मरतबा। वैसे तो 332 मरतबा है तकरीबन एग्जैक्ट। तो 200 मोर देन 200 बनते हैं, इस वजह से सी ऑप्शन आएगा, मोर देन 200। ज़कात was completely enforced in second हिजरी। ज़कात मुकम्मल तौर पर नाफिज की गई थी 2 हिजरी को। रमज़ान का महीना था और 2 हिजरी को ज़कात नाफिज हुई थी। इसके अलावा पूछते हैं इसके अहकामात कब आए थे? अहकामात 8 हिजरी को आए थे, लेकिन ज़कात जो फ़र्ज हुई थी वो 2 हिजरी को हुई थी। टू स्मेल अ रैट, टू स्मेल अ रैट मीन्स शक करना या खतरे को भांप लेना। बी ऑप्शन बनेगा, टू डिटेक्ट समथिंग रॉन्ग। किसी चीज को डिटेक्ट कर लेना, कोई चीज गलत हो रही है तो उसे
उसकी निशानदेही करना, उस पर शक करना, उस खतरे को भांप लेना, बी ऑप्शन बनता है। Who initiated the सिल्क लेटर मूवमेंट? इसे रेशमी रुमाल तहरीक भी कहते हैं। रेशमी रुमाल तहरीक क्या थी, पहले ये देख लें, समझ लें। 1913 से लेकर 1920 तक ये तहरीक रही थी। 1913 से 1920 तक ये अफगानिस्तान, तुर्की और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में चलती रही। ये इस तहरीक का मकसद ये था कि जो ब्रिटिश रूल है इससे आज़ादी दिलाई जा सके, फ्रीइंग फ्रॉम ब्रिटिश रूल, ये इसका बेसिक पर्पस था, जिसे सिल्क लेटर मूवमेंट या रेशमी रुमाल तहरीक कहते हैं। 1913 से लेकर 1920 तक ये जारी रही। इसके जो हेड थे महमूद उल हसन थे। ए ऑप्शन आएगा। Which was the first country to recognize Pakistan as an independent state? इनमें से पहली कौन सी कंट्री थी जिसने पाकिस्तान को रिकग्नाइज किया था कि वो एक आज़ाद रियासत है? ईरान ने किया था। ए ऑप्शन। ईरान ने सबसे पहले पाकिस्तान को रिकग्नाइज किया था, एक्सेप्ट किया था, जो कि बहुत बड़ा एहसान था उस वक्त। और अफगानिस्तान ने मुखालफत की थी पाकिस्तान की कि हम रिकग्नाइज नहीं करते हैं, हम इस कंट्री को पहचानते नहीं हैं, जो कि बहुत बड़ा जुल्म है। और ये अफगानी तभी से गद्दारी चलती आ रही है। पाकिस्तान तो इनको अपना बनाना चाहता है, लेकिन अफगानी जो हैं ये बहुत ही बुरे हैं। मीन्स पाकिस्तान के लिए इनके बैड इफेक्ट। थिकनेस ऑफ अ लाइन इज चेंज्ड इन लाइन थिकनेस। कंप्यूटर का क्वेश्चन है, अगर थिकनेस जो लाइन है उसकी थिकनेस चेंज करनी है, मोटा करना है, पतला करना है, तो किस तरीके से लाइन थिकनेस में चेंज जाके होगी? तो बी ऑप्शन बनता है, लाइन थिकनेस। ए इज द मदर ऑफ बी एंड सी। ए माँ है बी और सी की। अब बी से कोई भी नाम ले लें, सी से कोई भी नाम ले लें, इन दोनों की माँ है ए। और जो सी है, बी नहीं, सी, सी का जो हस्बैंड है वो डी है। फॉर एग्जांपल डी का कोई भी नाम ले लें, सी जो है, सी किसकी बेटी है? ए की। अब सी का हस्बैंड है डी, तो रिलेशन क्या बनेगा डी का ए से? साफ ज़ाहिर है उसकी मदर इन लॉ बनेगी, क्योंकि जो सी है वो बेटी है किसकी? ए की। तो डी ने उससे शादी की है सी से। अब जो डी है उसकी क्या लगेगी? ए, मदर इन लॉ लगेगी, सास लगेगी। डी ऑप्शन बनेगा। गौर से सुने, ए इज द मदर ऑफ बी एंड सी। ए माँ है किसकी? बी एंड सी की। अब सी जो है उसने शादी की है डी से। अब डी की ए क्या लगेगी? मदर इन लॉ होगी, सास होगी। डी इज द राइट ऑप्शन। विच डैम इन पाकिस्तान? जी अगर किसी को समझ नहीं आई तो मुझे बता दें। चलें ठीक है। नेक्स्ट है, विच डैम इन पाकिस्तान हैज़ द लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी? इनमें से पाकिस्तान का कौन सा डैम है जिसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है? तरबेला डैम है। तरबेला डैम पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है। तरबेला डैम पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट डैम तरबेला डैम है। इस वजह से उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी सबसे ज़्यादा है, पानी को सबसे ज़्यादा स्टोर करता है। अब इसकी थोड़ी डिटेल सुन लें। तरबेला डैम किस रिवर पर आता है? बार बार क्वेश्चन आता है, इंडस रिवर पर आता है। तरबेला डैम कहाँ पे है? केपीके में है, खैबर पख्तूनख्वा में है केपीके। और ये कंप्लीट कब हुआ था? 1976 में हुआ था। 1976 में तरबेला डैम कंप्लीट हुआ था। केपीके में है, दरिया सिंध के ऊपर है। अब ए ऑप्शन है मंगला डैम। मंगला डैम झेलम रिवर पर है, आज़ाद कश्मीर में है।
1967 में जाके कंप्लीट हुआ था। बी ऑप्शन है गोमल डैम। गोमल डैम साउथ वजीरिस्तान में है, 2011 में जाके कंप्लीट हुआ था। और सिमली डैम स्वान रिवर पर है। डी ऑप्शन, सिमली डैम स्वान रिवर पर है। डोकलाम स्टैंड ऑफ वाज बिटवीन विच ऑफ द टू कंट्रीज? डोकलाम स्टैंड ऑफ किन दो कंट्रीज के दरमियान में है? चाइना और भूटान के दरमियान में। बी ऑप्शन। अब चाइना और भूटान का बॉर्डर है जिसे डोकलाम स्टैंड ऑफ कहते हैं। चाइना और भूटान आपस में साथ साथ हैं, इनके बॉर्डर को डोकलाम स्टैंड ऑफ कहते हैं, इन दो कंट्रीज के दरमियान है। इसके अलावा फेमस बॉर्डर है मैकमोहन लाइन। इंडिया और चाइना के बॉर्डर को मैकमोहन लाइन कहा जाता है। मैकमोहन लाइन इज अ बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। 45 है, ICS इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर यूज्ड इन। इंटीग्रेटेड सर्किट किस में, किस जनरेशन में इस्तेमाल हुए थे? थर्ड जनरेशन में। ए ऑप्शन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये कंप्यूटर का ऐसा समझे मेन पार्ट ही यही होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब ये 5 जनरेशन आई थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन फिफ्थ जनरेशन, 5 जनरेशन थी टोटल। अब जो पहली जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन, उसमें वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल हुआ था। ये पूछते हैं पांचों के बारे में। पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल हुआ था। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर इस्तेमाल हुआ था। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि क्वेश्चन में है। और चौथी में माइक्रो प्रोसेसर था। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर था। और फिफ्थ जनरेशन में VLSI था। VLSI। नेक्स्ट है 46, एड्स वायरस इज कॉल्ड HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एड्स वायरस HIV भी इसे कहते हैं। एड्स होता है अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसे HIV भी कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। नाम मिलते जुलते हैं, एक ही चीज है, तो बी ऑप्शन बनता है। हेड सुलेमान की इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? रिवर सतलुज पे है हेड सुलेमान की। ये ओकाड़ा वाली साइड पे है, ओकाड़ा सिटी में। शेख हेलन आइलैंड डिस्प्यूट इन्वॉल्व्स विच ऑफ टू कंट्रीज? एक आइलैंड है जिसका नाम शेख हेलन आइलैंड है। ये डिस्प्यूट चल रहा है कई सालों से, और पूछ रहे हैं ये किन दो कंट्रीज के दरमियान में है? रशिया और जापान के दरमियान में है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है डिस्प्यूट की, इन दो कंट्रीज के दरमियान में है। तुर्की, सीरिया, लेबनान एंड इसराइल शेयर कॉमन बॉर्डर विद मेडिटेरेनियन सी। तुर्की हो गया, सीरिया है, लेबनान है, इसराइल है, ये शेयर करते हैं अपना कॉमन बॉर्डर किसके साथ है? ये मेडिटेरेनियन सी के साथ हैं। जब मैप कराया था यही चीजें बताई थी आपको कि मेडिटेरेनियन सी से टच करती है तुर्की भी, सीरिया भी, लेबनान भी, इसराइल भी। अब उस मैप को निकाल के आप गौर से देखिएगा, एशिया कॉन्टिनेंट बार बार देखते रहें। मैंने वो स्लाइड भी आपको इसीलिए शेयर की थी ताकि ये बार बार देखें, फिर आपको कंट्रीज की लोकेशन समझ आती जाएगी कि तुर्की कहाँ है, सीरिया कहाँ है, लेबनान कहाँ है, इसराइल कहाँ है, और फिर इनके साथ कौन सा सी टच करता है? मेडिटेरेनियन सी टच करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। व्हाट वाज द रीजन ऑफ हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु डेथ? हजरत
उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की डेथ की क्या वजह थी, किसने शहीद किया था? रेबल्स ने, कुछ बागियों ने किया था। क्योंकि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु 12 साल कंप्लीट करने वाले थे, और कुछ लोग जो बागी थे वो नहीं चाहते थे कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु मजीद खलीफा बने। तो उन्होंने एक दिन पहले धमकी भी दी थी हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को कि अपनी खिलाफत से आप रिजाइन कर दें, छोड़ दें, नहीं तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा। और फिर ये घर में घुसकर आए थे, कुछ बागी थे, जिन्होंने आप हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया था। तो पहले खलीफा थे हजरत अबू बकर सदीक। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की नेचुरल डेथ हुई थी। और सेकंड थे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को अबू फिरोज लूलू ने शहीद किया था। अबू फिरोज लूलू। तीसरे खलीफा हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, जिसे रेबल्स ने शहीद किया, कुछ बागियों ने। और लास्ट खलीफा थे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक खारजी था, अब्दुर्रहमान इब्न मलजम जिसका नाम था, अब्दुर्रहमान इब्न मलजम। उसने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया था। वो खारजी था, खारिज से ताल्लुक़ रखता था, क्योंकि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खारजियों से जंग लड़ी थी और उनको शिकस्त दी थी। इस वजह से उनमें से एक खारजी ने हजरत हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पर अटैक किया और आपको शहीद कर दिया था। तो आज ये 50 कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जो हम कंप्यूटर पढ़ते हैं। जी, ये तस्वीर या स्लाइड आपको नजर आ रही है आपके सामने? यस सर। ये है, आज हमने पढ़ना है जो टॉपिक है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को आज हम डिस्कस करेंगे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अच्छा, इसे सीपीयू भी कहते हैं। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है। तो आपने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्लिक करना है। फिर आता है कि कंप्यूटर के दिमाग किसे कहते हैं। कंप्यूटर के दिमाग को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये कंप्यूटर का दिमाग है, तो साफ सारे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ही होगा कंप्यूटर के लिए। अच्छा, इसमें 3 पार्ट होते हैं। सीपीयू हैज 3 पार्ट्स: कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एंड मेमोरी यूनिट। अब पेपर में ये भी आया था काफ़ी दफ़ा कि जो सीपीयू है उसमें कौन सी 3 चीज़ें होती हैं। तो आपने क्या क्लिक करना है? कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एंड मेमोरी यूनिट। अब जो कंट्रोल यूनिट है इसको सीयू भी कहते हैं। सीयू मींस कंट्रोल यूनिट। जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है इसको एएलयू भी कहते हैं। काफ़ी दफ़ा एएलयू लिखा होगा तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ALU मीन्स अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और मेमोरी यूनिट को MU भी कहते हैं, मेमोरी यूनिट। अब जो मेमोरी यूनिट है, किसी जगह पे अगर ये नहीं आता, इसकी जगह रजिस्टर भी लिख सकते हैं। मेमोरी यूनिट को रजिस्टर भी कहते हैं।
अब ये जो पार्ट हैं ये कंट्रोल कर रहे होते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सिस्टम को, लॉजिकल जो भी ऑपरेशन होते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में होते हैं। और जो मेमोरी यूनिट है ये कंप्यूटर की मेमोरी से रिलेटेड है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं पीपीएससी में मेमोरी यूनिट से। अगर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वो पूछेगा तो जो मेमोरी यूनिट है उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम मेमोरी यूनिट को डिस्कस करेंगे। मेमोरी यूनिट्स में सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। जो इंटरनल है ये कंप्यूटर के अंदर ही होती हैं, इसे इंटरनल भी कहते हैं, इसे प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। इसे लिख लें, इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं और मेन मेमोरी भी कहते हैं। ये तीन नाम है इसके, इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी। और दूसरी है एक्सटर्नल, आपके सामने है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मेमोरी को एक्सटर्नल भी कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं और एक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और एक्सिलरी मेमोरी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। मेमोरी के कौन से दो पार्ट होते हैं, एक इंटरनल है, एक एक्सटर्नल है। जो इंटरनल है उसको प्राइमरी भी कहते हैं, इंटरनल भी कहते हैं, मेन मेमोरी भी कहते हैं। जो एक्सटर्नल है उसे एक्सटर्नल भी कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं और एक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। अब इंटरनल को पहले देख लेते हैं। इंटरनल नाम से ही जाहिर है कि किसी के अंदर कोई चीज है। इंटरनल मींस अंदरूनी। अंदरूनी का मतलब ये है कि जो कंप्यूटर है इसके अंदर जो मेमोरीज होती हैं उसे इंटरनल मेमोरीज कहते हैं। और जो बाहर मेमोरीज होती हैं उसके बाहर वाली, जिसे हम चिप करते हैं, हार्ड डिस्क लगाते हैं, यूएसबी है, कोई टेप आ जाती है, डीवीडी आ जाती है, सीडी आ जाती है, वो एक्सटर्नल मेमोरीज हैं। तो एक तरफ इंटरनल है, एक तरफ एक्सटर्नल है। अब इंटरनल कौन कौन सी हैं? इंटरनल तीन मेमोरीज होती हैं बेसिकली। ये एक रैम होती है, एक रोम होती है और एक कैशे मेमोरी होती है। बाकी ये सिक्वेंशियल वर्चुअल लिखी हुई हैं, आपने इसको देखना भी नहीं है, टच भी नहीं करना। ये तीन आनी चाहिए, एक रैम होती है, एक रोम होती है इंटरनल में और एक कैशे मेमोरी होती है। कैशे मेमोरी से सिर्फ इतना सा क्वेश्चन आता है कि कैशे कौन सी मेमोरी है। कैशे आप कहेंगे इंटरनल मेमोरी है। एक ये आता है, एक ये आता है कि कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, तो आपने कैशे मेमोरी क्लिक करना है। कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कैशे मेमोरी है। फास्टेस्ट मेमोरी कैशे मेमोरी है। अच्छा, अब दो हैं, रैम है और रोम है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम मींस रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम कहते हैं रेड ओनली मेमोरी। रोम को कहते हैं रेड ओनली मेमोरी। जो रैम है ये वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं इसको। वोलेटाइल मींस टेम्परेरी मेमोरी है। कंप्यूटर चल रहा है तो मेमोरी है, कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो मेमोरी लॉस्ट हो जाएगी। ये रैम है। रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मींस टेम्परेरी मेमोरी। कंप्यूटर चल रहा है, रनिंग में है तो इफेक्टिव है, कंप्यूटर बंद हो गया मेमोरी लॉस्ट हो जाएगी। ये रैम की अलामत है।
अच्छा, इसकी जो रैम है इसकी आगे दो टाइप हैं, एक एस रैम होती है, एक डी रैम होती है। जो एस रैम है, एस मींस स्टैटिक, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का तो बता चुका हूँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस पहले लग चुका है, एस का मीनिंग होता है स्टैटिक, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपने बाकी डिटेल नहीं करनी, सिर्फ इसकी एब्रीवेशन पूछ सकता है बस। और डी रैम होती है, डी रैम कहते हैं डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा, रोम हम पढ़ रहे थे। रोम रेड ओनली मेमोरी को कहते हैं। रेड ओनली मेमोरी नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल मींस परमानेंट है, टेम्परेरी मेमोरी नहीं है ये परमानेंट है, नॉन वॉलेटाइल है। कंप्यूटर बंद भी हो जाए ये मेमोरी लॉस्ट नहीं होती, कंप्यूटर के अंदर ही स्टोर होती है। तो रोम जो है ये क्या है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, रेड ओनली मेमोरी। अच्छा, अब रोम की आगे चार आगे शाखें हैं, जिसे जस्ट आप नाम याद रख लीजिएगा। एम रोम है, पी रोम है, ईपी रोम है और डबल ईपी रोम है। एम रोम से मैग्नेटिक रेड ओनली मेमोरी, मैग्नेटिक रेड ओनली मेमोरी। और पी रोम से प्रोग्रामेबल रेड ओनली मेमोरी। पी से प्रोग्रामेबल, आर से रेड, ओ से ओनली, एम से मेमोरी, प्रोग्रामेबल रेड ओनली मेमोरी। ईपी रोम, ई से इरेजेबल, पी से प्रोग्रामेबल, आगे रेड ओनली मेमोरी। आगे है ई, ई से इलेक्ट्रिकल, फिर ई है, ई से इरेजेबल, इलेक्ट्रिकल, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रेड ओनली मेमोरी। ये सिर्फ इनकी टाइप्स पूछ सकता है कि रोम की आगे कितनी टाइप्स हैं, चार हैं। फिर जो इनके एब्रीवेशन है वो पूछ सकता है पेपर में, इसके अलावा नहीं पूछेगा। जिसमें एम रोम है, पी रोम है, ईपी रोम है और डबल ईपी रोम है। ये रोम हो गई। अब मैंने इंटरनल मेमोरी में कौन सी चीज़ें आपको बताई हैं। इंटरनल मेमोरी में तीन मेमोरीज आ जाती हैं, एक रैम है, एक रोम है, एक कैशे मेमोरी है। कैशे मेमोरी ये आ सकता है कि किस किस में है, इंटरनल में, एक्सटर्नल में, तो आपने इंटरनल लगाना है। और फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, तो कैशे मेमोरी लगानी है। अब रैम है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है हमारी, वो वोलेटाइल मेमोरी है, मींस टेम्परेरी मेमोरी है। जब कंप्यूटर बंद होता है तो वो मेमोरी जो है हमारी लॉस्ट हो जाती है। ये रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसकी दो टाइप्स हैं जो कि आपको बताई हैं, एस रैम है, डी रैम है। एस रैम स्टैटिक रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रोम बताई है, रोम में एम रोम है, पी रोम है, ईपी रोम है और डबल ईपी रोम है। रोम क्या चीज़ है, रेड ओनली मेमोरी। रेड ओनली मेमोरी ऐसी मेमोरी जो कि नॉन वोलेटाइल है, परमानेंट मेमोरी है। कंप्यूटर हमारा बंद भी हो जाए तो ये मेमोरी लॉस्ट नहीं होती। अब आते हैं एक्सटर्नल की तरफ। एक्सटर्नल में देखें, सीडी भी होती है। एक्सटर्नल आप सीडी लगाते हैं। सीडी क्या चीज कहते हैं, सीडी का होता है कंपैक्ट डिस्क। सी से कंपैक्ट, डी से डिस्क। ये एब्रीवेशन बड़े पूछे हुए हैं इस तरह के, इसलिए लिखते जाएं। सीडी का एब्रीवेशन होता है कंपैक्ट डिस्क। अब सीडी हम लगाते हैं कंप्यूटर में, तो जो मूवी देखनी है या कोई भी चीज देखनी है, सीडी लगाते हैं वो आ जाती है, तो एक्स्ट्रा मेमोरी के तौर पर ही काम कर रही होती है। इसके अलावा होती है डीवीडी, डायनामिक
वर्सटाइल डिस्क या डायनामिक वीडियो डिस्क भी इसको कहते हैं, डीवीडी को। और फिर इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव होती है। जो हार्ड डिस्क ड्राइव है, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर किया जा सकता है। सीडी और डीवीडी में तो एक लिमिटेड होता है ना। सीडी में तो जस्ट 700 MB से लेकर 750 MB तक डाटा स्टोर होता है। जो हार्ड डिस्क है, इसमें तो लार्ज अमाउंट में डाटा स्टोर किया जाता है। अब इनकी आगे डिटेल पढ़ते हैं। अच्छा, अब है यूनिट ऑफ मेमोरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेमोरी के यूनिट्स कौन कौन से हैं? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मेमोरी का बिट है। बिट कहते हैं बाइनरी डिजिट। तो आपसे अगर पूछें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, आपने बिट पे क्लिक कर देना है। बिट सबसे छोटा यूनिट है मेमोरी का। अच्छा, 4 बिट मिलकर एक निब्बल बनाते हैं। क्वेश्चन ये भी आया हुआ है काफी दफा, 1 निब्बल इज इक्वल टू हाउ मैनी बिट। तो आपने 4 बिट लगाना है। 4 बिट मिलकर एक निब्बल बनाते हैं। 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाते हैं। 16 बिट मिलकर एक वर्ड बनाते हैं। 4 बिट से एक निबल बनता है, 8 बिट से एक बाइट बनता है, और 16 बिट से एक वर्ड बनता है। अब आते हैं दूसरी तरफ। बिट हमने पढ़ लिया। अच्छा, फिर आते हैं बाइट। बाइट क्या होता है? बाइट जो होता है, 8 बिट मिलकर एक बाइट बनता है, अभी मैंने आपको बताया। अब बाइट से स्टार्ट करते हैं। 1024 बाइट मिलकर एक केबी बनाते हैं। केबी होता है किलो बाइट। 1024 बाइट मिलकर एक केबी बनता है। केबी मीन्स किलो बाइट। अब 1024 केबी मिलेंगे तो एक एमबी बनेगी। आप पूछते हैं ना कि आपके पास कितनी एमबी खड़ी हैं, तो 1024 केबी से मिलकर एक एमबी बनता है। एमबी मीन्स मेगाबाइट। और 1024 मेगाबाइट मिलकर 1 जीबी बनाते हैं, 1 गीगाबाइट। ये भी आपको पता होगा कि कितनी जीबी आपको आपके पास हैं। अगर 1 जीबी है तो इसका मतलब 1024 MB आपके पास हैं। और 1024 जीबी मिलकर 1 TB बनाते हैं, 1 टेराबाइट। यहाँ तक पीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इस वजह से यहाँ तक आपको लिख के दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद करना आपका काम है। अच्छा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि यूनिट्स पूछ लेता है। यूनिट्स ऑफ मेमोरी। 1 मिलियन बाइट्स मिलकर 1 MB बनाते हैं। वही है, बाइट को मल्टीप्लाई करें, 1 मिलियन बाइट ही बनते हैं। 1 मिलियन बाइट मिलकर एक MB बनता है। 1 बिलियन बाइट्स अगर मिलेंगे तो 1 GB बनेगा। 1 ट्रिलियन बाइट बनेगा मिलेंगे तो 1 TB बनेगा। अब देखें, पीपीएससी में यूं भी क्वेश्चन आता है कि 1 MB किसके इक्वल होता है। नीचे ऑप्शन डाल देते हैं, 10 रेज़ की पावर 6, 10 रेज़ की पावर 9, 10 रेज़ की पावर 12, 10 रेज़ की पावर 10। ये 4 ऑप्शन डाल दिए गए हैं। तो आप क्या लगाएंगे? 10 मिलियन कितना होता है? 10 रेज़ की पावर 6, क्योंकि इसमें फिर 6 जीरो आगे आएंगी। तो इस वजह से 1 मिलियन बाइट को हम 10 की पावर 6 भी कहते हैं। ये याद रखिएगा, 1 मिलियन बाइट कहेंगे या 10 रेज़ की पावर 6 कहेंगे तो किसके इक्वल होता है? 1 MB के इक्वल होता है। और 1 बिलियन 10 रेज़ की पावर 9 होता है। 1 बिलियन 10 रेज़ की पावर 9। अगर ऊपर क्वेश्चन में डाल दिया गया है कि 1 GB इज इक्वल टू, आगे ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपने 10 रेज़ की पावर 9 क्लिक करना है, याद रखिएगा। और 1 ट्रिलियन जो होता है वो 10 रेज़ की पावर 12 आएगा। 10 रेज़ की पावर 12 1 ट्रिलियन में।
ये 1 मिलियन भी कहते हैं, 1 बिलियन भी कहते हैं, 1 ट्रिलियन भी कहते हैं। अगर 10 रेज़ की पावर बताए तो 1 मिलियन में 10 रेज़ की पावर 6 आएगा, बिलियन में 10 रेज़ की पावर 9 आएगा, ट्रिलियन में 10 रेज़ की पावर 12 आएगा 1 TB में। अच्छा, अब क्लास क्योंकि ड्रॉप होने वाली है, आगे क्वेश्चन काफ़ी सारे रहते हैं, तो आज यहाँ तक तैयार करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था मेमोरी का, सिर्फ 1-2 मिनट रहते हैं क्लास ड्रॉप होने में, 40 मिनट्स कंप्लीट होने में। तो कल जो है ये सीपीयू हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। कल हम नेक्स्ट 50 भी करेंगे, और ये कंप्यूटर का जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है इसे भी कंप्लीट हम कल ख़त्म करेंगे।